अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंपने का 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। बिहार पुलिस ने बिहार के इस नई सदन में एक नई फरमान आई है, जिसके बाद सदन में काफ़ी हंगामा का माहौल देखने के लिए मिला, जिसमें बिहार में नई सशक्त पुलिस बल की कुछ नियम में परिवर्तन की गई है, नाम बदल करके उन्हें एक विशेषाधिकार दिया गया है। उस पर काफ़ी बड़ी बहस हो रही थी। सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ। बिहार में पूरा एक तरह से आप बोला जा सकता है कि माहौल गड़बड़ होने का भी अंदेशा लगा। पूरा पटना कुछ दिनों के लिए ब्लॉक सा पड़ गया। पुलिस को लाठियां चार्ज करने पड़ी। तो वही पुलिस विभाग ने बताया कि मार्शल के मदद के लिए वहां अध्यक्ष के कहने पर पुलिस को भेजा गया था। इसको लेकर के इस कानून में क्या विशेष है, क्या नहीं है, इसको लेकर के आज पुलिस विभाग ने, बिहार पुलिस अधीक्षक ने, डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ उसमें सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, आपको हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर दिखाते हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021। आप ये लगा लीजिए, ये करिए, तो लगा हुआ है। हाँ। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021। यह अधिनियम राज्य के विकास एवं व्यापक हित में कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को एक समर्पित, प्रशिक्षित, कुशल, पूर्णतः सुसज्जित एवं मल्टी डोमेन सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया है। आपको जानकारी है कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बोधगया में स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, दरभंगा हवाई अड्डा, इन सब की सुरक्षा बिहार सैन्य पुलिस को समर्पित की गई है। इसी के लिए वर्ष 2017 में 2 वाहिनियों का सृजन इस तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और इस तरह के अन्य भी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आगे भी आवश्यकता होगी, क्योंकि बिहार एक विकासशील राज्य है और लगातार विकास के क्रम में नई संस्थाओं, नई प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे नया पटना मेट्रो बनने वाला है, उसमें भी आवश्यकता होगी। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार सैन्य पुलिस की भी 2 वाहिनियां इसी काम के लिए बनाई गई हैं और इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु जो शक्तियां प्रदत्त हैं, उसी के अनुरूप बिहार सैन्य पुलिस को भी इसी तरह की शक्तियां दी जा रही हैं। जैसे कि वारंट के बिना गिरफ्तारी, तलाशी की शक्ति। आप सभी हवाई अड्डों में गए हैं और जानते हैं कि हवाई अड्डा में अगर आप भी पाते हैं कि कहीं उग्रवादी गतिविधि है या कोई व्यक्ति कोई एक्सप्लोजिव, कोई बॉम्ब को कहीं छिपाते हुए पाया जाता है, तो मुझे भी विश्वास है कि आप सभी यही चाहेंगे कि वहां जो तैनात पुलिस है, जो सैन्य पुलिस है, वो अविलंब कार्रवाई करे, अविलंब गिरफ्तार करे, अविलंब तलाशी करे और गिरफ्तार करके जो व्यक्ति है उसको पुलिस के सुपुर्द करे, ताकि वहां पर जो जनता है उसकी सुरक्षा हो सके। तो ये जो प्रावधान है वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी की, यह मात्र जनता की सुरक्षा और हित के लिए बनाया गया है। राज्य में पूंजी निवेश, औद्योगिक विकास, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं सुरक्षा को बल मिलेगा। साथ ही बिहार सैन्य पुलिस का, जो कि अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहलाई जाएगी, उसके द्वारा राज्य में आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पिछले 1 दशक में केंद्रीय सुरक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती में काफी वृद्धि हुई है। जहां एक तरफ 2010 में
बिहार में 23 कंपनियां कार्यरत थीं। 2020 में 45 कंपनियां केंद्रीय पुलिस बल की कार्यरत हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के माध्यम से एक तरफ अपनी केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता को कम किया जाएगा, दूसरा यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। बिहार एवं अन्य राज्यों में पूर्व से ही पुलिस व्यवस्था दो भाग में विभक्त है। 1861 का पुलिस अधिनियम और 1892 बिहार पुलिस अधिनियम 1861 और 1892 में बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम के द्वारा दोनों शासित थे। जो थानों में कार्यरत पुलिस हैं और थे वो पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा शासित थे और बिहार सैन्य पुलिस, बिहार एवं बंगाल सैन्य पुलिस, बंगाल मिलिट्री पुलिस वो 1892 के अधिनियम द्वारा शासित था। 2007 में पुलिस अधिनियम जो बनाई गई वो थानों में कार्यरत पुलिस के लिए पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई और अभी जो अधिनियम 2021 में पारित की गई है उसके माध्यम से बिहार सैन्य पुलिस जो पुनः बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहलाई जाएगी, उसे सुदृढ़ और अधिक अच्छे तरह से कार्य करने के लिए अधिनियम बनाई गई है। एक शताब्दी से अपने सुविख्यात अस्तित्व के दौरान बिहार सैन्य पुलिस ने अपनी कार्य पद्धति, बटालियन आधारित संगठनात्मक ढांचे इत्यादि के आधार पर पृथक पहचान एवं कार्य संस्कृति विकसित की है, जिसके दृष्टिपत इसकी अलग पहचान बनाए रखना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य, जिनकी सशस्त्र पुलिस पूर्व में बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम 1892 के अधीन शासित थी, आज भी अपनी सशस्त्र पुलिस को अलग अधिनियम के तहत शासित कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी सशस्त्र पुलिस बल के लिए अलग अधिनियम कार्यरत है। मैं इस अधिनियम के धारा 3(1) को पढ़ना चाहूंगा, जिसके अनुसार विशेष सशस्त्र पुलिस लोक व्यवस्था का संधारण, उग्रवाद से मुकाबला, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों की बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा इस तरह सुनिश्चित करेगी जैसा कि अधिसूचित हो और साथ ही ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्नामांकन किया गया है। उसके कई कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि राज्य सरकार द्वारा कई नए दायित्व इस सैन्य पुलिस को दिया गया है और केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा एवं धरोहरों की सुरक्षा भी इसे दी गई है, हवाई अड्डा की सुरक्षा दी गई है और अन्य सभी राज्यों में भी यह सैन्य शब्द हटा दिया गया है। तो अब ये विशेष सशस्त्र पुलिस के नाम से ही जाना जाएगा और जैसे अन्य राज्यों में भी है। इसका अधीक्षण, इस बल का अधीक्षण, समादेशन, प्रशासन पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और यह प्रावधान बिहार राज्य में संचालित व्यवस्था एवं अन्य राज्यों के सशस्त्र पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस के अनुरूप है। यह आज हम स्ट्रेस करना चाहेंगे कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, इसके जो बल है, एक विशेष बल है जिसे विशेष ड्यूटी दी जाती है, उसे अपनी और जनता की सुरक्षा की ड्यूटी दी जाती है और एक ट्रेंड और किसी भी समय कॉल अप करने लायक एक बल बनाई जा रही है और इस तरह के बल जो कि विशेष सुरक्षा देती है उसके लिए आंतरिक डिसिप्लिन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सामान्य पुलिस से अधिक इसके कड़े डिसिप्लिन की प्रावधान किए गए हैं, परंतु उसकी आवश्यकता है क्योंकि यह आवश्यकता उसकी ही नहीं है, हम सबकी है। जब सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है तो हम सभी इस तरह के बल को चाहेंगे जो कि अपने में डिसिप्लिन्ड हो और वो हम इतना डिसिप्लिन्ड हो कि जब आवश्यकता हो तो हर तरह के जो देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मैं आप सभी से
अगर कोई प्रश्न हो तो हमारे साथ पुलिस महानिदेशक हैं, हमारे साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सेवा के महानिदेशक हैं और जिला पदाधिकारी पटना और वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना है। किसी को कोई प्रश्न है तो आपका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इस प्रीमिसेस में इसकी ड्यूटी होगी, उसके बाहर भी ये पावर अवेल करेगा या सिर्फ उस प्रीमिसेस के लिए होगा ये पावर? मैं ये स्पष्ट कर देता हूं, ये विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए ही यह शक्ति दी जा रही है, अरेस्ट विदाउट वारंट एवं तलाशी की। ये बिल्कुल वैसे जगह पर जैसे हवाई अड्डा है, दरभंगा हवाई अड्डा है, बोधगया टेम्पल है या कोई अन्य नए प्रतिष्ठान जो विनिर्दिष्ट किए जाएं राज्य सरकार के द्वारा, वो भी राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट होना चाहिए। वहीं पर ये पावर है, ये बाहर में ये पावर नहीं है। कि मेरा सवाल ये है, अब कि आज डीसी तो बिहार पुलिस बनी है, स्पेशल आर्म पुलिस बनी है, उसके पहले डीजी आर एस भट्टी यहाँ बोल रहे हैं, और जो पब्लिक में परसेप्शन है और जिन बातों को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मिस्टर भट्टी की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में रही है किसी ने गोली मार दी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, तो ये इस बात की गारंटी देंगे कि कहीं भी जो विधानसभा में भी चर्चा हुई कि पुलिस सीधे गोली मार देगी, कि पुलिस सीधे गोली नहीं मारेगी, जो आवश्यक है पुलिस किन परिस्थितियों में इसमें गोली चलाने की स्थिति में होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अंदाजों पर हम बात कुछ ना करें, जो भी बात करें तथ्यों पर करें। आप अपना जो प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक कर दीजिए ना, पूरे एक्ट के अंदर जो है वो यूज ऑफ फोर्स की बात कहीं लिखी नहीं हुई है। अच्छा, जो चीजें क्लैरिफाई की गई हैं उसको समझने की बात है कि जो सरकार के द्वारा खास प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नोटिफाइड जो कर दिया जाएगा और उसमें जब हमारे विशेष सशस्त्र बल की तैनाती होगी, मात्र उसी ड्यूटी के लिए, उसी जो है वो जो कोई एंटिटी है उसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। चलिए, इस पर मेरा काउंटर सवाल ये है सर, और अच्छा आप पूरा कर लीजिए। कि जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट है, आपने कहा कि महाबोधि टेम्पल है, और एक चर्चा जो विधानसभा में होती है जिसे क्लियर करना बड़ा स्पष्ट है कि पुलिस किसी के भी घर में घुस जाएगी। आपने एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी करी, आपने महाबोधि टेम्पल में गिरफ्तारी करी, या कोई नोटिफाइड जहां आपने किया है कि यहाँ बीएमपी जो स्पेशल आर्म फोर्स रहेगी, आपने गिरफ्तारी कर ली, क्या उसके बाद फॉलो अप एक्शन में जो एक्यूज है उनके घर तक पहुंचेंगे? ये फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम होगा। ये बात क्लैरिफाई ऑलरेडी कर दी है हमारे एसीएस होम साहब ने कि उसको गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय पुलिस को दे देना है उसको। कितने देर में? ये भी एक बहस का विषय है। नहीं, इसमें बहस कुछ नहीं है, यथाशीघ्र दिया जाएगा। और जो या तो थाना का कोई अगर पदाधिकारी वहां ऑलरेडी है तो उसको वहीं दे देंगे, नहीं तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पर यथाशीघ्र पहुंचा देना है। इसमें कोई बात ही नहीं है। पहले एक नियम बना कि 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में हाजिर करना है, इसमें क्या होगा? आप देखिए, फिर दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं जी। आप जो है, जो हमारी स्थानीय सिविल पुलिस के अनुसंधान के क्रम में सीआरपीसी के जो प्रावधान है उनको इसका जो बहुत ही लिमिटेड काम के लिए इसको लगाया गया है, उन दोनों को शायद मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, हमारे जो डीजी साहब है ना, जरा ये और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे दोनों चीजों को। लीजिए कीजिए। तो इस प्रश्न से संबंधित है, उसको आप पढ़ लेंगे, उस धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। इसको सर्कुलेट भी करा, हाँ, सब कर देंगे, मिल जाएगा। आप इसमें ये लिखा हुआ है, धारा 9, गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अन्य आवश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब तो 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए। अच्छा, उससे भी कड़ा समय इसमें दिया गया है, और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नहीं है। कड़ा नहीं।
मैं इस पर थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। वन एट ए टाइम। एक मिनट स्पष्ट करना, एक मिनट मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। यह प्रावधान मात्र इसलिए किया गया है कि अगर हवाई अड्डा में कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसे अरेस्ट करना है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद उसको मात्र सीधे हैंडओवर कर देना है। अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर है तो उसको करना है ताकि उसको जाना नहीं पड़े, वहां तो सिक्योरिटी में, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में लगा है, तो अगर पुलिस ऑफिसर वहां है थाने का तो उसे तुरंत कर देना है, और अगर नहीं वहां है तो एक आदमी को भेज के हैंडओवर थाने को कर देना है। और जो अरेस्ट करता है यही सशस्त्र, विशेष सशस्त्र पुलिस, वो रिपोर्ट देगा थाने को कि इस आदमी को क्यों, किस परिस्थिति में अरेस्ट किया। आगे का सारा अनुसंधान जो जिला पुलिस वही करेगा। Sir, I have a question. Please go ahead. The airports comes under the Central Industrial Security Force. So if anything happened in the airport or the Bodhi temple or anywhere, so kindly make it, how if somebody attacked and CISF take actions and he nabbed that person and he will hand it to you. नहीं, just 1 minute. I think you. आपका presumption ही गलत है ना? I think you have come a little late for. I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police. And the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly, sir. Patna airport comes under the अरे CISF. भाई आप दो नहीं होंगे ना? This will not apply to नहीं, Patna airport. अरे This it will not apply to Patna airport. This will only apply to the installations and locations where the state government by order defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. Sir, my question to you is that CRPC 197 says that if any police officer or any government official commits any offence during the discharge of his duties, then the courts cannot take cognizance of it. लेकिन आपका सेक्शन 15 कहता है किसी भी अपराध का संज्ञान पुलिस नहीं दे सकती, कोर्ट नहीं दे सकती। इसमें ये राइट आप आधा पढ़ रहे हैं, प्लीज पूरा पढ़ दीजिए। नहीं पूरा पढ़िए ना भाई, पहले पूरा पढ़ दीजिए। इसमें ये राइडर जो था आप पूरा पढ़ दीजिए। आप अरे भाई आप पूरा तो पढ़ लीजिए। आप पूरा पढ़िए ना, आधी अधूरी बात तुम कह रहे हैं, पूरा पढ़ दीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? 197 से आप धारा 15 है इस एक्ट में, तो आप उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपके उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है, देन द कोर्ट्स कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या, और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबऑर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटनी से संबंधित हैं। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का, तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक,
दूसरा उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन इनसबऑर्डिनेशन से संबंधित अपराध है, जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी उसमें। ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई नहीं। और क्लियर मैं करूंगा क्लियर, अभी भी बच रहा है, आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है, केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है, ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल, क्योंकि इनकी ड्यूटीज की जो सीरियसनेस है और संवेदन जो शीलता है वो इतनी ज्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना, और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए हैं। और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है, उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का, उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। सर एक और सवाल है कि इनका डेपुटेशन कौन करेगा? है इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिंटेंडेंस के लिए, कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे, उनके सहयोग से करेंगे। जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। बस ये क्लियर कर दें कि जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान बोला जा रहा है वो ऑर्डर राज्य सरकार करेगी, और उस विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो पुलिस महानिदेशक गण करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब आप और दीजिए कि बड़ी संख्या में बीएमपी जवानों की तैनाती, आप सुरक्षा के कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी ऐसे हो गया, बस कैटेगरी बोलो। सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष बस ये इनके प्रश्न का उत्तर ना है भाई, इतना सा बोले हम लोग, आपका नहीं है। अच्छा एक और विपक्ष जो सवाल दाग रहा है बताएं कि धरना प्रदर्शन जहाँ है सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहाँ भी गदन विभाग है वहाँ उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमने उनको दे दी। तो क्या वहाँ किसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म पुलिस को नहीं है? और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी ही नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान, और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा, मेट्रो इत्यादि में ही इसका उपयोग करना है। मतलब ये सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का, राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। पूछे नहीं, कोई भी प्रश्न पूछे। हाँ पूछे। इस तरीके से विधानसभा में मार्शल रहता है, पुलिस नहीं रहती है, लेकिन पुलिस भी इंटर की, विधायकों की पिटाई की, क्या उसी ढंग का दुरुपयोग नहीं होगा एयरफोर्स का? मैं इस पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं
विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहां विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहां पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई, और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक को जिस ढंग से दांत से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संजीवित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा, और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन डीजीपी साहब से, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है देश। हाँ बताएं। आप जिस नंबर पे जिस दिन मुख्यमंत्री जी लगाए थे, आप नंबर पर कभी अटेंड नहीं होते हैं। आप एक अटेंडेंस को बैठाए हुए रटी रटाई बात करता है डीजीपी साहब मीटिंग में, चाहे 6 बजे सुबह, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे। आखिर कभी तो आप पब्लिक से बात कीजिएगा, प्रेस से बात। आपको जो पता ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल है, एक मिनट रुकिए। मेरा ये मोबाइल है, जिसको कोई चीज पता करनी है मेरे कमरे में आ जाए। मैं औसतन एक दिन में 24 घंटे में कितनी कॉल अटेंड करता हूँ मैं आपको हिसाब दे देता हूँ, और बात खत्म कीजिए। और अब मत कीजिए, व्यक्तिगत बात मत कीजिए ना प्लीज। मैं 4 बार मैसेज किया हूँ। अरे मैं छोड़िए ना भाई, जो कह रहा हूँ मैं, मेरी बात रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, हो गई बात। इसमें हम लोग भ्रमित नहीं हो। जो जिस इशू पर बात हो रही है उस पर कोई भी प्रश्न पूछे अवश्य हम लोग जवाब देने के लिए, दूसरे प्रश्नों के लिए हम दूसरा समय दे सकते हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बैठे हैं, उस पर जो चर्चा करना है, प्रश्न पूछना है, अवश्य पूछें। अरे भाई एक एक करके बात करो। हाँ आग्रह ये है सर, हाँ कि पहले भी हम लोग भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग 35 वर्ष से कर रहे हैं। पहले क्या व्यवस्था से मुख्यालय में कि डेली शाम में 4 से 5 के बीच में जो भी अधिकारी मिलते थे, आपने भी आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, मास्क हटा लीजिए जरा आवाज। आपने प्रवक्ता नियुक्त कर रखा है, एक समय फिक्स कर देते कि सर प्रेस वाले से वो डेली मिलेंगे यहाँ पर एक नियमित समय पर, तो थोड़ा अच्छा रहता है। यही तो ये तो जो मिलते भी है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं देखिए मेरा आप हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें आप लोगों से बात करके और जो म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम होगा प्रेफरेबली सेकंड हाफ में वो हम लोग कर लेंगे। और जो भी कोई देखिए 2 तरह से बात होती है, एक तो जनरल ब्रीफिंग की बात है, वो हम लोग जो है वो आपको प्रेस नोट्स के माध्यम से भी करते हैं, और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है तो जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, पूर्व में भी की जाती रही है, तो उसमें हम लोग भी बैठेंगे। सर आपको आवश्यकता होती है आप हम लोग को बुला लेते हैं, लेकिन हमको अगर आवश्यकता होती है बाइक लेने के लिए आपका बात कर ले। और ये जो मैंने कह दिया है, मैं अलग से बात करके इस पे हम कोई रास्ता निकाल के और वैसा काम कर लेंगे। ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात है ना। आप बताएं। क्वेश्चन विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर, एक सेकंड यार, क्वेश्चन विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर आपने कहा कि स्पीकर के कहने पर, स्पीकर के सहयोग के लिए जो कई फुटेजेस ऐसे हैं जिसमें विधायकों को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई, बाल खींचकर महिला विधायकों को बीएमपी की जो महिला बल थी वो खींचकर लेकर आई। तो क्या अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्योंकि कई फुटेजेस हैं वो पब्लिक डोमेन। इस बात का उत्तर एसीएस होम साहब के द्वारा बिल्कुल कैटेगरिकल तरीके से दे दिया गया है, और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और जैसा उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई करेंगे। विधानसभा के अंतर्गत अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ही होना है, और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, जांच के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है, पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। There has been enough footage coming from various places. There were lots of journalists who were standing there. Now you're saying that it was the prerogative of the speaker to call in the police. Did the speaker also instruct the police to use that kind of brute force when you could
easily have taken out the MLAs and put them out of the assembly. But there was excessive use. Again, I will repeat the same thing, that the prerogative of the speaker is always there to call for police for assistance of his marshals, and it was under that prerogative that he gave that order. The police went inside on his orders to assist the marshals. Again I will say that if there was any use of force which was more than appropriate, that is again something that would have to be, an inquiry would have to be ordered in the premises of the assembly by Honorable Speaker of the Vidhan Sabha, and whatever is the finding will be taken very, we will take it very strictly and we will comply with whatever orders that there are. Actually, sir, my question basically was the same. So was there any kind of instruction to use force? हाँ प्लीज बोलिए मारपीट का पुलिस के द्वारा लात और घुसे से मारपीट का फुटेज पुलिस देखी है कि नहीं है? नहीं, मैं देखिए एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछ रहे हैं। एक मिनट अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ हम आपकी बात सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से। जब ये बात बारंबार क्लियर की जा चुकी है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और हम उस प्रोसीजर के अंतर्गत हर तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको सवाल की या जवाब की जरूरत है। एक सवाल हम सीमित कर ले लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। इस शराबबंदी पर आप तो बहुत काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी कब होगी? आप वो जवाब दे दीजिए, किस 5 लोग के छुपे हैं और कब गिरफ्तारी सामने लाएंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि गिरफ्तारी 100% होगी और जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया जाएगा। मैं को ये जो आप अपनी कहानी सारे दबाव है, दबाव का क्या मतलब है? इस पे भी 10 तरह के सवाल हो चुके हैं। जब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा समय दीजिएगा ना। हर केस में कार्रवाई हुई है ना अच्छे से? आप तो हर 24 घंटे में अधीर हो जाते हैं। FIR होती नहीं कि सर गिरफ्तारी सर, तो मेरी बात सुनिए ना। देखो आप भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। अब मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर एग्जैक्ट किस हद तक प्रोसेस चला है। तो अगर आप रुकेंगे, मैं आपको 5 मिनट में पूछ के वो भी बता देता हूं, तो मैं भी बता देता हूं। आपकी बात जहां तक है वो सही है सर, आप पूछ के बताएंगे। लेकिन सर क्या एक सवाल ये है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बिहार पुलिस को एंट्री की अनुमति दी गई थी या मांगी गई थी उनसे? ये बात बहुत बार इसका उत्तर हो गया। नहीं रहने दीजिए ना, इसका उत्तर हो चुका भाई।